ओके, सो अभी आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक। एनीवन आइडिया कि आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कोई पढ़कर आया है थोड़ा सा भी? अपन बच्चा आज ये यस। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना माइक्रोब्स वाले चैप्टर का ना, ये सेकंड लेक्चर है। जैसे कि अपन ने लास्ट में देख लिया था एंटीबायोटिक्स, हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं केमिकल्स के बारे में थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब जूस वगैरह होते हैं उसके अंदर अपने एंजाइम्स काम में आते हैं, तो वो कैसे काम में आते हैं वो अपन देखने जा रहे हैं। तो केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट फटाफट। ज्यादा कुछ बचा नहीं है, मतलब बचा तो बहुत कुछ है। आज का जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा एक कहानी जैसा भी चलने वाला है इस टॉपिक के बाद, तो ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा कि जो काफी सारी फंजाई होती हैं वो हमारे क्या एज अ बैक्टीरिया उनको क्या यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको बोलूं, एक फंजाई होता है जिसका नाम होता है एस्पर गिलस नाइगर। क्या नाम है फंजाई का? एस्परगिलस नाइगर। तो बेटा ये फंगाई है, ये एज अ बैक्टीरिया, एज एन एंजाइम हम इसको क्या करते हैं, काम में लेते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये हमारे कोई मेरे को बता सकता है ये क्या बनाता है? ऑर्गेनिक एसिड। क्या बनाता है बेटा? ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड में भी अगर मैं प्रिसाइसली बोलूं तो कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। क्या बनाता है ये? सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे हमारे एंजाइम लेट से फंगस जो है वो हमारे हेल्पफुल है। फिर एक नया एक एसिडिक एसिड हमारा, जैसे अगर मेरे को एसिटिक, यहाँ तो सिट्रिक एसिड बना दिया मैंने, अगर मेरे को एसिटिक एसिड बनाना है तो वो एक बैक्टीरिया बनाता है जिसको हम बोलते हैं एसिटोबैक्टर एसिटी। व्हाट? एसिटोबैक्टर एसिटी। इज दैट क्लियर? तो बच्चों पार्टी क्या एसिटोबैक्टर है, वो भी क्या है, एक बैक्टीरिया है। व्हाट इट इज? इट इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया। देन कम्स ब्यूटारिक एसिड। व्हाट? ब्यूटारिक एसिड। यहाँ पे ये सारे एक्चुअली क्या है, एसिड्स के ही नाम है जिसको आपको ये याद रखना है कि ब्यूटारिक एसिड किससे आ रहा है, एसिटिक एसिड किससे आ रहा है, एस्परगिलस नाइगर किससे आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर यस टू मैम। एवरीवन? ओके, देन यस मैम। ब्यूटारिक एसिड, तो वो आता है हमारे क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, ब्यूटाइलिकम। ठीक है, ये भी एक बैक्टीरिया है। फिर अब में आता है, जैसे बात करें हम लैक्टिक एसिड की, तो यार ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के बारे में तो सबको पता है, किससे आता है ये? लैक्टोबैसिलस लैक्टी। याद आ रहा है? मैंने आपको ये तो बताया ही था यार, लैक्टोबैसिलस लैक्टी का तो। ठीक है, अब अब जैसे मैंने आपको बताया था हमारे जो ईस्ट है वो हमारे क्या बनाने के, इथेनॉल बनाने के भी काम में आता है। ईस्ट सैक्रोमाइसिस क्रेविस की, हम ये जब इथेनॉल लेट से अल्कोहल वगैरह पढ़ रहे थे तब मैं ये आपको बता चुकी थी। ठीक है, फिर हमारे एंजाइम्स, जैसे मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, याद है आपको अपन जब लास्ट लेक्चर किया था मैंने आपको ना एक चीज बताई थी। क्या? कि अपन जैसे कोई भी डिटर्जेंट है, लेट से कोई भी आप कपड़े धोने का वो सरफ वरफ आता है, उसके अंदर ऐसा क्या होता है, कौन सा एंजाइम होता है जो आपके कपड़ों से ऑयली गंदगी निकालने में हेल्प करता है? तो एक डिटर्जेंट का जो है उसमें बेटा आपके पाया जाता है लिपेज। क्या पाया जाता है? लिपेज। एंड एवरीवन ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम बच्चा, है ना? लिपेज, लिपेज क्या करता है? ये हमारे डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। किसमें? डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में ये आपकी हेल्प करेगा। क्या? टू रिमूव ऑयली स्टेन्स।
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हेलो, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ। एक आते हैं पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। ठीक है बच्चा, ये जो पैक्टिनेज होते हैं और ये जो प्रोटीएज होते हैं, ये बेटा आपके, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि आपकी जो बॉटल में जूस आता है उसके अंदर वैसे तो रेशे आने चाहिए थे, पर उसके अंदर रेशे नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एंजाइम है जो उसके अंदर डाल दिए जाते हैं, और जिसकी वजह से वो सारे जो रेशे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और वो है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज, यूज टू क्लैरिफाई बॉटल जूस। ठीक है, फिर आता है स्ट्रिप्टोकाइनेज। क्या आता है? स्ट्रिप्टोकाइनेज। बेटा ये स्ट्रिप्टोकाइनेज हमारे, सबसे पहले मैं बोलूं कि प्रोड्यूस कहाँ से होता है। ये एक स्ट्रिप्टोकाइनस है, ये प्रोड्यूस होता है स्ट्रिप्टोकोकस। आपने पढ़ा होगा स्ट्रिप्टोकोकस के बारे में, 11th में पढ़ा है हमने, 11th में भी पढ़ा है। जैसे बैक्टीरिया होता है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया, वो निमोनिया कॉज करता है। तो ये स्ट्रिप्टोकोकस क्या है? जीनस है। क्या है? जीनस है। इससे हमारे को स्ट्रिप्टोकाइनेज मिलता है। और स्ट्रिप्टोकाइनेज क्या करता है? इट एक्ट एज क्लॉट बस्टर। इट एक्ट एज क्लॉट बस्टर। अब क्लॉट बस्टर से इसका क्या मतलब है? यानी कि जैसे आपका कोई खून है, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में आपके कोई भी क्लॉट जम गया है। क्या जम गया है? क्लॉट जम गया है। तो अब क्लॉट को हटाना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? स्ट्रिप्टोकाइनेज डालते हैं, जिसकी वजह से वो जो क्लॉट है वो क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। फिर एक आता है साइक्लोस्पोरिन ए। क्या आता है? साइक्लोस्पोरिन ए। शिवम गुप्ता आ चुका है क्या क्लास में? यस मैम। तभी इम्यूनो सप्रेसेंट। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी ऑर्गन है वो आपके क्लोज रिलेटिव का लेना होता है, कोई भी जो भी चीजें हैं वो अपने क्लोज रिलेटिव की लेनी होती है ताकि रिजेक्शन ना हो। तो रिजेक्शन ना हो वो तो एक अलग बात है, बट कहीं और से तो ले रहे हो, तब हमें ना बॉडी को एक ड्रग देना होता है विच इज एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट। यानी कि उसका इम्यून सिस्टम ना थोड़ा सा सप्रेस किया जाता है कि भैया हमने आपको कोई और डोनर से कुछ लाके डाला है, तो आप रिएक्ट करना मत शुरू कर देना। अगर इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव होगा ना, तो वो बहुत ज्यादा हर किसी को रिजेक्ट करेगा। तो पहले उसके इम्यून सिस्टम को क्या किया जाता है? इम्यून को सप्रेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, तो अब ये इम्यूनोसप्रेसेंट जिससे साइक्लोस्पोरिन ए, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है? ये भी एक फंजाई है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। साइक्लोस्पोरिन हमें मिला ट्राइकोडर्मा स्पोरम से, और ये हमारे को एक्ट करता है इम्यूनोसप्रेसेंट के। तो ये आप देख सकते हो कितना ज्यादा हमारे काम का है। ठीक है, फिर वहीं आता है एक स्टेटिन्स आता है। स्टेटिन्स, इट एक्ट एज, आपके कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, हमें ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को क्या करना है? कम करना है। तो हम उसको देंगे स्टेटिन। क्या देंगे? स्टेटिन। रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम हो जाता है। तो अब ये कहां से ऑब्टेन किया जाता है? ये ऑब्टेन किया जाता है एक ईस्ट से। किससे? ईस्ट से, जिसका नाम है मोनेस्कस परप्यूरियंस। परप्यूरियस। ठीक है, मोनेस्कस परप्यूरियस। ठीक है बच्चा पार्टी,
तो मैंने आपके सामने काफी सारे देखो कुछ कुछ नाम लिखे हैं आज, जैसे ये लिख दिया, तो मैं आपको सब बताया कि इससे आपको क्या मिलेगा, है ना। जैसे एस्परगिलस नाइगस से हमें सिट्रिक एसिड मिलता है, एसिटिक एसिड हमें मिलता है एसिटोबैक्टर एसिटी से, ब्यूटारिक एसिड मिलता है क्लोस्ट्रीडियम से, लैक्टिक एसिड मिलता है लैक्टोबैसिलस से। लिपेज हमारे क्या काम करता है ना, ये क्या करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस कहाँ से मिलेगा, क्या काम करेगा, साइक्लोस्पोरिन कहाँ से मिलेगा और क्या काम करेगा, वही सेटिन कहाँ से मिलेगा और क्या काम करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं छोटी 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 जो आपको याद रखनी पड़ेगी, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? आई थिंक इसमें तो नहीं होगा क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन याद करने वाली थी, है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। किसी को पता है इसमें क्या होता है? सीवेज आपका जो पानी होता है, सीवेज पता है ना क्या होता है? सीवेज गटर का पानी, गटर का पानी। है ना। तो आपको पता है कि यार सीवेज का पानी आखिर जाता कहाँ पे? किसी को आइडिया? नो मैम। किसी को भी मैम आइडिया? ये पानी मतलब ज्यादातर समुद्र में या फिर नदियों में मिलके चला है, उसमें गटर। तो क्या सीधा समुद्र में और नदियों में गटर के पानी को छोड़ देते हैं? नो मैम, पहले सीवेज No, ma'am. ट्रीटमेंट प्लांट में भेजते हैं, फिर वहां से इसकी टॉक्सिसिटी रिड्यूस करवाते हैं, उसके बाद डालते हैं। वही ना, अगर उसको सीधा भेजा गया समुद्र में, तो भाई आप गटर के पानी में, अपन समुद्र में नहा के जा रहे, पता बड़ा मैं गोवा गई, ट्रिप पे गई, समुद्र के पानी में वहां पे नहा रही, तो मैं थोड़ी बोलूंगी कि भैया मैं गटर में नहाकर आ रही हूँ, ऐसा तो नहीं बोल सकती मैं। पर वहां पे जो पानी आ रहा है बच्चा, वो क्या है, एकदम साफ सुथरा, और उसको क्लीन करके उसमें भेजा जा रहा है। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो इसी के बारे में देखने वाले हैं कि आखिर सीवेज का जो पानी है वो कैसे वहां से निकल के साफ सुथरा होता है और पानी नदियों में, समुद्रों में, है ना, उनको बहा दिया जाता है। तो वो जो पूरा प्रोसेस है आज हम उसी से डील करने वाले हैं। ठीक है, Yes, तो देखो ma'am. बहुत सारा सीवेज एक दिन में निकलता है, बहुत सारा सीवेज में इतना पानी आता है हर जगह से कि पूछो मत। अब पता है क्या होता है, ये जो सीवेज वाटर है ना बेटा, सीवेज वाटर, इसके अंदर बहुत सारा क्या है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे पैथोजेंस माइक्रोब्स होते हैं। क्या ना, पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं। ये मैंने आपको बताया था क्या होता है पैथोजेंस माइक्रोब्स, है ना। तो ये सारी चीजें ऑब्वियस गंदी चीज है, तो गंदे पैथोजेंस वगैरह तो इसके अंदर होंगे। तो भैया इसके अंदर इतने सारे माइक्रोब्स है, पैथोजेंस है, तो इसको ना बाहर रिलीज करने से पहले, खुला छोड़ने से पहले, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेस पल्यूटेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेस पल्यूटेंट करना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे यहाँ पे काम आते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको हम कहते हैं STPs। क्या कहते हैं? STPs, जो हमारे को क्या करते हैं, पानी को थोड़ा सा साफ सुथरा करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा सीवेज का जो पानी है, अब हमारे जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, इसके अंदर ना कुछ माइक्रोब्स यूज होते हैं जो कि हीट्रोट्रॉपिक होते हैं, कि मतलब कहीं से अपना हीट्रोट्रॉपिक, आपको पता है, किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। तो अब ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना, ये 2 स्टेजेस में काम करता है। इसके अंदर सबसे पहले होता है एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, और फिर होता है इसके अंदर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बहुत इजी है, बहुत इजी है ना। आप बोलोगे मैम इसमें तो क्या है, ये तो हम भी कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्राइमरी ट्रीटमेंट की। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट की। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी सीवेज का पानी है, ठीक है, उसको लेट से मैंने एक जगह रोक के इकट्ठा करके रख लिया है। तो अगर मैंने उसको एक जगह रोक के इकट्ठा करके रख लिया है, तो क्या आप मानते हो नहीं मानते हो, जो भी गंदगी है, मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, जितने भी,
वो अगर एक ही जगह ठहरे रहेंगे तो सारे नीचे बैठ जाएंगे। यस मैम। जो भारी भारी चीजें होगी वो सारी नीचे बैठ जाएगी एक ही जगह अगर पड़ा है तो, है ना। लेट से मैंने इसको एक जगह रखा और ये सीवेज का मेरा पानी था, तो इसके अंदर जितनी भी भारी भारी सारी चीजें वो सारी एक ही जगह बैठ जाएगी काफी देर तक रहने के बाद, सेडिमेंट हो जाएगी। यस मैम। ठीक है। और जो जैसे पन्नियां और जो हल्के हल्के जो फ्लोट करने वाले होते हैं वो ऊपर तैरते आ जाएंगे। हाँ कि ना। यस मैम। तो ये जो बेटा सबसे पहले सॉलिड ये जो नीचे आके बैठ गया है ना एक ही जगह, इसको रखने के बाद इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। क्या बोलते हैं इसको हम? प्राइमरी स्लज। तो हमारे सबसे पहले क्या बन चुका है? प्राइमरी स्लज बन चुका है। इज दैट क्लियर? और अब बाकी का देखो, सारी जो गंदगी है वो बैठ चुकी है, और यहाँ पे ये थोड़ा आप मानते हो ये बिना गंदगी वाला पार्ट है, तो ये जो बिना गंदगी वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं सुपर नेटेंट एफ्लुएंट। क्या बोलते हैं? सुपरनेटेंट एफ्लुएंट। और ये जो सुपरनेटेंट एफ्लुएंट है इसी को हम किसके लिए लेके जाते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ऑब्वियस, इस कचरे को उठा के सेकेंडरी ट्रीटमेंट नहीं करोगे ना, इसको तो फेंक दोगे। अभी जो पानी इसी को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाओगे, विच इज सुपरनेटेंट एफ्लुएंट। यस मैम। तो ये अब आगे हमारे शुरू होता है सुपर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट का दूसरा नाम है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्या नाम है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट हमने देखो, सबसे पहले एक सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड, जो मैं लिख रही हूं ध्यान से देखना, प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड, दिस इज ये वाला एफ्लुएंट है ना। ये प्राइमरी एफ्लुएंट को हम क्या करेंगे? पास करेंगे कहाँ पे? एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक मतलब जिसके अंदर किसका सप्लाई होगा कंटिन्यूसली? एयर का। ऑक्सीजन का। एरिएशन टैंक, यहां से जैसे लेट से ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, ये सब क्या प्रोवाइड कर रहा है? ऑक्सीजन। तो ये जो पानी है ना इसको हम किस में पास करेंगे? एरिएशन टैंक में पास करेंगे। कंटिन्यूसली पास किए जाएंगे किए जाएंगे किए जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से अलाउ ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। और वो भी कौन से माइक्रोब्स? एरोबिक माइक्रोब्स। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑक्सीजन दी जा रही है, एयर दी जा रही है, तो यहाँ पे पानी में माइक्रोब्स तो ग्रो करेंगे। तो वो जो एरोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं वो वाले माइक्रोब्स क्या करेंगे? ग्रो करना शुरू करेंगे। और वो क्या बनाएंगे? एक चीज बनाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे वो बैक्टीरिया एक जगह, और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे फ्लॉक्स। क्या बोलेंगे उस स्ट्रक्चर को? फ्लॉक्स। फ्लॉक्स इज masses of bacteria associated with, दिख रहा है ना सबको? फंगल फिलामेंट एंड फॉर्म मैश लाइक, मैश बोले तो जाली जैसा स्ट्रक्चर है ना, मैश लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। पानी को पास किया, कंटिन्यूसली ऑक्सीजन और एरोबिक सप्लाई कंटिन्यूसली जा रही है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स ग्रो किए बहुत सारे। अब वो सारे माइक्रोब्स एक जगह आके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं क्या? फ्लॉक्स। ये रे हमारे क्या है? फ्लॉक्स। इसने हमारे फ्लॉक्स बना लिए हैं। ठीक है। यहां तक क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नो मैम। तो अब ये जो फ्लॉक्स है, ये फ्लॉक्स क्या करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे बताने जा रही हूँ। ये फ्लॉक्स जो बने हैं, आप बोलोगे मैम ये बन के यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये जो फ्लॉक्स यहाँ पे बने हैं ना, ये क्या करते हैं? आपका जितना भी यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है,
उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। मैंने आपको शुरू करने से पहले ही बताया था कि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या डिनोट करता है, गंदगी। तो भैया अब ये जो फ्लॉक्स है ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करना शुरू करेंगे, और जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करना शुरू करेंगे उसके पानी का जो बीओडी लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम। बीओडी लेवल इज बायो ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी बेसिकली क्या करता है, हमारा जो पॉल्यूटिंग लेवल है उसको डिनोट करता है। लेट्स से अगर पानी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है तो उसका बीओडी बहुत ज्यादा होगा, अगर पानी कम पॉल्यूटेड है तो उसका बीओडी क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। तो मैं इसके आगे बताने जा रही हूँ कि ये जो फ्लॉक्स है बेसिकली इन्होंने आखिर क्या किया। जो फ्लॉक्स थे अब वो क्या करेंगे, कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर। सारा ऑर्गेनिक मैटर उन्होंने क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है एफ्लुएंट से। अब जिसकी वजह से क्या हो गया है, रिड्यूस बीओडी। बीओडी इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है मैम बायोकेमिकल होगा या बायोलॉजिकल? बायोकेमिकल बेटा, बायोकेमिकल। ठीक है, तो अगर मैं इसका डेफिनेशन भी बोलूं कि क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। बीओडी क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम if all organic matter in 1 liter, कंसीडर करना है 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर, if 1 liter of water will get oxidized by bacteria। अगर मेरे पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा कुछ, मेरा जो गंदा सा पानी है 1 लीटर उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा। ठीक है, तो उस ऑर्गेनिक मैटर को मेरे को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। उस ऑक्सीडाइज कौन करेगा, बैक्टीरिया करेंगे। तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन लगी, दैट इज बीओडी। ठीक है, मेरे पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी के अंदर मेरे को ऑर्गेनिक मैटर है, मैंने बताया गंदगी होगी, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन लगेगी, दैट इज बीओडी। जितना कम बीओडी उतना कम पॉल्यूटेड वाटर, ये याद रखना। एंड वाइस वर्सा, जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो हम इसको कंटिन्यूसली तब तक चलाते हैं प्रोसेस को जब तक बीओडी पूरा कम ना हो जाए, यानी कि उनका पूरा जो पोल्यूशन का लेवल है, पोल्यूटिंग वाटर है, वो पूरा का पूरा कम ना हो जाए। ठीक है, तो देखो हमने कहानी कहां से शुरू करी थी, यहां से शुरू करी थी। फ्लॉक्स ने क्या कर दिया है, अब हमारे पूरे के पूरे जो बीओडी है उसको कम कर दिया है। तो अब ये जो एफ्लुएंट है ना, ये पूरा जो पानी है ना, ये अब इसको हम पास करेंगे एक और जगह। effluent is passed into सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक बोले तो जहां पे इसको रखा जाएगा थोड़ी देर। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस टैंक के अंदर क्या किया जाएगा, इस पूरे पानी को भेजा जाएगा और इसके अंदर ये जो फ्लॉक्स तैर रहे थे ना, ये यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम है सेटलिंग टैंक। ठीक है, वेयर फ्लॉक्स विल सेटल डाउन। ठीक है, तो अब ये जो सेडिमेंट है, ये जो बना है, ये सेडिमेंट वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, और ये एक्टिव माइक्रोब्स की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एक्टिवेटेड माइक्रोब्स की तरह काम करता है। तो हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा पोर्शन, जैसे लेट से मैंने इतना सा पोर्शन उठाया, मैंने आपको जैसे बताया था ना, दूध में आप थोड़ा सा इनॉक्यूलम डालो, दूध में थोड़ा सा इनॉक्यूलम डालो तो वो एक अलग चीज बन जाती है, वैसे इसका इनॉक्यूलम
थोड़ा सा एक पोर्शन उठाते हैं हम, ठीक है, इनोक्यूलम उठा लिया। अब उसको हम क्या करेंगे, रुको यहाँ पे लिख दूं, स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज एक्ट एज इनोक्यूलम, और उस ऑक्यूलम का क्या करेंगे, उसको वापस हम डाल देंगे कहाँ पे, बैक इनटू एरिएशन टैंक। वो जो पुराना वाला टैंक था ना एरिएशन जिसके अंदर चल रहा था, ये वाला, इसके अंदर वापस डाल देंगे। समझ पड़ा? और बाकी का ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला, इतना सारा, इसको हम डालेंगे एक और स्लज के अंदर जिसको हम बोल लेते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। रेस्ट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब एनारोबिक है, इसका मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है। और ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या होता है, जो भी एरोबिक बैक्टीरिया है, मैंने आपको बताया था ना, अभी हमने क्या करवाया था, एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाया था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाके एरोबिक बैक्टीरिया को मरवा दिए, क्योंकि ऑक्सीजन की वहां पे कमी हो चुकी है। इज दैट क्लियर? यस मैम। जो कि हमारे मर गए, मरने के बाद वो वहीं इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमारे ये जो एनारोबिक यहाँ पे बैक्टीरिया होता है ना, वो इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं। समझ पड़ गया? और फिर ये जो पानी है इसको क्या करते हैं बेटा, रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, देखो अब मैं ना आपको एक बार फिर से बता देती हूँ इस पूरे प्रोसेस को शॉर्ट में, कि देखो क्या क्या हुआ है। सबसे पहले आपका बहुत सारा जो सीवेज पानी है वो लिया गया है, सीवेज पानी को एक टैंक में डाला गया है, थोड़ी देर उसको स्थिर रखा गया है वहां पे एक ही जगह रखने की वजह से जो सॉलिड वेस्ट है वो एक ही जगह आके इकट्ठा हो जाता है, नीचे की तरफ बैठ जाता है, सेडिमेंट हो जाता है, और पानी पानी ऊपर तैरता है। तो जो पानी ऊपर तैरता है उसको कहते हैं हम सुपरनेटेंट एफ्लुएंट। क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट एफ्लुएंट। ठीक है, और जो नीचे सेडिमेंट हो गया है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज। तो जो पानी ऊपर बैठ गया, हमें इसी को प्योरीफाई करना है, इसी को साफ सुथरा करना है, तो हम इस पानी को ले जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो अब ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, ये जो पानी है इस पानी को हम एरिएशन टैंक में डालेंगे, उस टैंक में डालेंगे जिसके अंदर कंटिन्यूसली ऑक्सीजन पास ऑन हो रही है। और वो हम इसलिए डाल रहे हैं उसके अंदर क्योंकि वो पानी पहली गंदा है, उसके अंदर अगर ऑक्सीजन ट्रांसफर होती रहेगी तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है, और वहां पे क्या ग्रोथ होगा एरोबिक बैक्टीरिया का। किसका? एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, एरोबिक माइक्रोब्स का ग्रोथ होगा। तो एरोबिक माइक्रोब्स ग्रोथ करके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं इकट्ठे होके एक एक जगह, जिसको हम बोलते हैं फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स। ठीक है, समझ पड़ा? और ये जो फ्लॉक्स है क्या करते हैं, बीओडी कम कर देते हैं, यानी उसका पोल्यूशन का लेवल कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा पानी था, इस पानी को फिर हम एक सेटलिंग टैंक में पास ऑन करते हैं लेके, जहां पे जो फ्लॉक्स होते हैं सारे एक जगह नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा पोर्शन लेके वापस पुराने वाले टैंक में डाल देते हैं, सो दैट वो फ्लॉक्स अपना वाला काम करते रहे, चलाते रहे, बीओडी कम करने का, है ना। और बाकी का जो पोर्शन है उसको हम ले जाते सॉरी, इतना भी पोर्शन जो बाकी बचा है उसको हम ले जाते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। किसमें? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। यानी वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो किए थे, हमारे फ्लॉक्स बने थे, वो सारे मर जाते हैं। मारना तो जरूरी है उनको, तो वो मर जाएंगे, और उसके बाद क्या होंगे, ये जो एनारोबिक वाले हमारे माइक्रोब्स है वो उनको खा जाते हैं। तो अब सारे माइक्रोब्स खत्म, जिनको हमने बनवाया था वो भी मर चुके हैं, पूरा पानी साफ हो चुका है। इज दैट क्लियर? मैम रिपीट करो, आवाज ब्रेक हो गई। पानी में रिलीज कर देंगे।
क्लियर है ये सबको? यस मैम। मैम ब्रेक हो गई थी आवाज, दोबारा बता दो। मैम ब्रेक हो रही थी क्या आवाज, दोबारा में बताऊं? रिपीट कर दीजिए। रिपीट क्या करना है? मैम लास्ट का पिछले थोड़ा सा। स्लाइड। ठीक है ठीक है ठीक है, बताती हूँ। देखो, तो देखो अपन ने क्या किया, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है जो बेटा फ्लॉक्स का, थोड़ा सा इनोक्यूलम हम पुराने वाले टैंक में डालेंगे, और जो एक्टिवेटेड स्लज जो बना है उसको हम ले जाके एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन वाले हमने ग्रो करवाए थे वो मर जाते हैं और कहानी खत्म। तो हमारा पूरा पानी अब साफ है और उसको हम क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं हमारी वाटर बॉडीज में। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस। अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना। बैक। चलो, ये सबको क्लियर हो चुका है कि यार पानी रिलीज किया है क्या नहीं किया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, चलिए पूरा प्रोसेस चल रहा था, तो अब हम क्या करवा रहे थे, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करवा रहे थे, ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करवा रहे थे धीरे धीरे, है ना। तो ये सारा जब हम प्रोसेस कर रहे थे, इस वक्त क्या हो रहा था कि कुछ गैसेस बन रही थी। तो वो कौन कौन सी गैसेस थी? ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, है ना। जब ऑर्गेनिक मैटर को हम डाइजेस्ट करवा रहे थे तो कुछ गैसेस बन रही थी, जिस गैसेस का जैसे नाम था मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड। नाम सुना है इन गैसेस का? यस मैम। CO2। अब ये सारी गैसेस को हम कंबाइनली क्या कहते हैं? बायोगैस। क्या बोलते हैं? बायोगैस। तो अब देखो, जब आप ये पूरा सीवेज ट्रीटमेंट का प्लान कर रहे थे, पूरा सीवेज में आप ऑर्गेनिक मैटर खत्म करवा रहे थे, जब आपने एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाया, फिर उनको बाद में खत्म भी करवा दिया, उस पूरे वक्त बायोगैसेस भी बन गई। तो अब वो बायोगैसेस तो हमारे को पता है कितने काम की है, हमारे एज अ फ्यूल भी काम आती है वो, है ना, है कि नहीं? है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। तो यस ये मैम। पूरा प्रोसेस बेटा हमारे बहुत ज्यादा काम का है। अब जैसे आप देखो कि हमारे जैसे फिर भी काफी जैसे नदियां हैं, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये सारी जो है काफी ज्यादा पोल्यूटेड आजकल होती जा रही है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने फॉरेस्ट की, इन्वायरमेंट के, उन्होंने ना कुछ एक्शंस लिए। जैसे आपने देखा होगा गंगा एक्शन प्लान, है ना, यमुना एक्शन प्लान। तो ये सारे प्लान किए गए कि ये जो रिवर्स है भाई, इनको ना पल्यूट होने से बचाया जाए, है ना। समझ पड़ा बात? तो ये काफी ज्यादा जरूरी थी। तो इनमें क्या करते थे, सीधा इन रिवर्स में ना सीवेज को डाल दिया जाता था, जिसकी वजह से ये क्या हो रही थी, पल्यूट हो रही थी। तो भैया इन्होंने बोला कि नहीं, ये कुछ ऐसे प्लांट वगैरह ये सब करना जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा गंदगी फैल जाएगी यार। समझ पड़ा बात? अब हम
नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। यार देखो, मैंने बोल तो दिया बायोगैस बनी। बायोगैस का अपन ना थोड़ा सा पूरा प्रोसेस देख लेते हैं कि बायोगैस कैसे बनी, क्या हुआ। बहुत ही इजी सा प्रोसेस है ये। क्या है बच्चा? बहुत ही ज्यादा इजी सा प्रोसेस है जो आपको देखना है। इज दैट क्लियर? किसका मिक्सचर है ये बायोगैस? मीथेन का, CO2 का, H2 का, इन सब का मिक्सचर है। तो ये कुछ जो हमारे कब बना स्पेसिफिकली, जब हम एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे थे ना, तब बन रहा था ये। ठीक है। और कौन से बैक्टीरिया इनको करवाते हैं ये गैस? कौन से बैक्टीरिया बनाते हैं? मीथेनोजेंस। कौन करवाते हैं? मीथेनोजेंस। ठीक है। यहाँ पे मिलते हैं ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। हाँ, ये यहाँ पे बन जाते हैं तो हमारे काफी सारी गैसेस भी बना देते हैं। साथ ही साथ ये हमारे जो मीथेनोजेंस है ना, ये सिर्फ एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में नहीं पाए जाते। ये हमारे जो पेट होता है, पेट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं रूमेंस इन कैटल। किसके अंदर? आपने देखा है गाय के अंदर है ना, आप बोलते हो हमेशा, आपने देखा होगा जो काउ होती है उसी से हमें मिलता है बायोगैस, क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करती है? काउ डंग। ठीक है। तो गाय जो होती है, रूमन कैटल के अंदर प्रोड्यूस होता है एक स्ट्रक्चर, उसका पेट। तो इनके अंदर पेट है ना, गाय का जो पेट होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस क्या करते हैं? उनकी बॉडी में बढ़िया जो सेल्यूलोज को ना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करवाते हैं। क्या करते हैं? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करवाते हैं। ये और किसी में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। तो अब वो अच्छे से उनको एक्सटर्नल न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं मीथेनोजेंस। तो अब क्या करते हैं, जैसे ही काउ डंग रिलीज करता है काउ, तो उसके अंदर वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हम एक गोबर जिसे बोलते हैं, गोबर गैस, उससे हम क्या बना लेते हैं? बेसिकली बायोगैस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो काउ डंग है ना, काउ डंग, उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं विच इज मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है। और यही हमारे क्या बनाने में हेल्प करते हैं? गोबर गैस बनाने में हेल्प करते हैं। गाय के पेट में मीथेनोजेंस प्रेजेंट है, उन्होंने काउडंग रिलीज किया, काउडंग में मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वो हमारे गोबर गैस बनाते हैं। ठीक है। कैसे बनाते हैं? पूरा जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसके अंदर आपको बोलते हैं ना गोबर इकट्ठा करके डाला जाता है, फिर बायोगैस बनाई जाती है ना। तो वो कैसे बनाई जाती है वो हम देखने जा रहे हैं कि बायोगैस प्लांट जिसे हम कहते हैं, बायोगैस प्लांट जिसे हम कहते हैं, वो कैसे बनता है। ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। आप लोगों ने ना देख भी रखा होगा, गांव में ये ना प्रोसेस बहुत ज्यादा चलता है। चलो, दिख रहा है ये आपको स्ट्रक्चर? तो ये है हमारा क्या? बायोगैस प्लांट। ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या डाल दिया हमने? एक गड्ढा खोदा। ठीक है। गड्ढा खोद के आप मान, सबसे पहले ना, ये भी हमारा गड्ढा खोदा हुआ है, ये भी गड्ढा खोदा हुआ है। हम यहाँ से सबसे पहले क्या डाल रहे हैं? काउडंग। क्या डाला? काउडंग।
गोबर डाला, गोबर के साथ साथ हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, गोबर पानी को बढ़िया से मिला दिया, कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, मिथेनो बैक्टीरियम। क्या प्रेजेंट होता है, मिथेनो बैक्टीरियम। इज दैट क्लियर? ये क्या करवाएगा, हमारे बायोगैस मीथेन बनवाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ से क्या होता है, धीरे 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 ना यहाँ पे ये सारा जाता है, यहाँ पे ये डाइजेस्ट होना शुरू होता है, मिक्स होता है। तो धीरे धीरे बैक्टीरिया का क्या करते हैं, इस गैस को ऊपर उठाते हैं। ये जो आपको जो दिख रहा है ये ऐसा एक वेसल्स है ना, यहाँ पे ये जाना शुरू करता है ऊपर। समझ पड़ रहा है बात? और यहाँ से जो गैस है ऐसे 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 बाहर पाइप के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। और ये जो गंदा सा होता है ना गाय का जो गोबर विच इज काउ डंग, और पानी का जो स्लरी है, क्या स्लरी, उसको यहाँ से एक जगह निकाल के साइड में फिर फेंक दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से डालेंगे, ये यहाँ पे मिक्स होगा होगा होगा, गैस रिलीज करेगा, गैस यहाँ से बाहर निकल जाता है, और जो गंदगी है उसको हम साइड से निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है। यस मैम। तो Yes, ये ma'am. जो हमारे सबसे पहले ये जो गैस है, इसको हम है ना कुकिंग में हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारी एज अ कुकिंग, एज एन फ्यूल, कहीं भी यूज ले सकते हैं। और हमारा ये जो वेस्ट बना है ना, ये जो कहीं का नहीं है, काम का नहीं है, इसको हम एज अ फर्टिलाइजर भी यूज ले लेते हैं। लेट्स से जैसे आपने घर में देखा होगा, आप बोलते हो कि यार जो खेती बाड़ी जो लोग करते हैं, कभी आप उनसे पूछना, वो आपको बताएंगे कि जो गाय का ये जो निकला होता है ना, ये बहुत अच्छा एज अ फर्टिलाइजर होता है, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस जो होते हैं, जो प्लांट को चाहिए होता है, वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, यस मैम। तो सबसे पहले ये हमारे इंडिया में कैसे आया था, बायोगैस। बायोगैस प्लांट आपको समझ आया? पहले ये बताओ, बायोगैस में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। Oh, ma'am. मैम हाँ बोलो बेटा। ठीक है, तो बायोगैस जो प्लांट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, वो हमारे इंडिया में डेवलप हुई थी IARI के थ्रू। IARI का कोई फुल फॉर्म बताएगा? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तुम में से किसी को नहीं है क्या एग्रीकल्चर में जाने का? नहीं मैम। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IARI, जिसको बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका एग्जाम भी होता है, तो फॉर्म निकलते हैं जब आप नीट वगैरह का देते हो, तभी उसके फॉर्म निकलते हैं। तो इसका भी बच्चे पेपर देते हैं। तो बेसिकली 3 साल का कोर्स होता है, BSc इन एग्रीकल्चर। उसके बाद फिर वही है, आप जितने भी खाद वगैरह होता है, सीड्स वगैरह होता है, इनकी सारी स्टडी, इनके मैनेजर वगैरह जो होते हैं, तो एग्रीकल्चर से जो डील करते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, एग्रीकल्चर सही चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसा डिपार्टमेंट को हैंडल करना है, तो ये सारे यहीं से बनते हैं, है ना। फिर एक आता है IARI के KVIC। KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो ये दोनों मिलके हमारे जो इंडिया में बायोगैस की टेक्नोलॉजी थी, ये कौन लेकर आए थे? ये यहीं से जो लोग आए थे वही लेकर आए थे। इज दैट क्लियर? यस मैम। कोई कंफ्यूजन इस किसी ने हैंड रेज किया है? ठीक है बच्चा मैम पार्टी। मोहित। हाँ, तो आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। इसके अंदर थोड़ा सा ना, इसमें आपको सीवेज प्लांट है, इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि ये क्या है क्या नहीं। बस याद रखना, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। अगर किसी को है कि मैम अगर नहीं कंफ्यूज हुआ हो तो बता दो, मैं इसको वापस रिपीट कर सकती हूँ इस वाले टॉपिक को। बट ये आपको कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, ये ना बोलो कि मैम ये समझ नहीं आया था। अगर नहीं आया तो बिंदास बता दो, मैं फिर से बता दूंगी।
इस टॉपिक को? है कोई ऐसा? बिना शर्म के बोल दो, अगर है कोई ऐसा तो मैं उसके लिए रिपीट कर दूंगी। नो वन? ठीक है, तो बच्चा फिर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल, जिसको हम कल ही करेंगे। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी फसलें हो रही है वो खराब नहीं होनी चाहिए, है ना? तो मतलब जो पेस्ट, आप जैसे आपका जो खेती बाड़ी होता है, खेती बाड़ी में आप देखते हो कि जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वो बायो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। आपने देखा वो दवाइयां छिड़कते हैं बहुत सारे तरीके की, है ना? तो वो क्यों करते हैं? ताकि उसपे आके कीड़े वीड़े ना लगे, ठीक है? वहीं दूसरी तरफ कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं जो आपके जो जैसे दवाई वगैरह जो अपन छिड़कते हैं ना पेड़ों पे एज ए पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, है ना? तो उसकी तरह काम करते हैं। सोच पा रहे हो कि कुछ माइक्रोब्स हैं जिनको हम डालेंगे पेड़ में और वो उनको बचाएंगे, वो भी किससे? पेस्ट से। सोच पा रहे हो इतना हमने तरक्की कर लिया है माइक्रोब्स वगैरह को कि कौन से हमारे काम के और वो कैसे हमारे काम के। लेट से जैसे कोई भी आ रहा है, बटरफ्लाई कोई आ रही है जो उसको आके खाने वाली है, तो हम उस हिसाब से एक ऑलरेडी हाँ, हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था बेटा। बायोटेक्नोलॉजी में हमने बीटी पढ़ा था, बेसिलस थुरिजिनस वगैरह के बारे में, याद आ रहा है? हेलो हेलो, Yes, ma'am. यस मैम। याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था बेसिलस थुरिजिनस जो होता है वो आपके पूरे प्लांट, वैसे तो वो खतरनाक होता है पर उसको हम काम में लेते हैं बीटी कॉटन वगैरह बॉलवर्म वगैरह में, हम प्लांट को बचाने के लिए, क्योंकि जैसे इंसेक्ट उसको खाता है तो वो वहां से अल्कलाइन नेचर की वजह से उसका एक्टिव हो जाता है, गट में जाते ही यस मैम, याद आ गया। लाइसिस हो जाता है। याद आ रहा है कुछ ऐसा? यस मैम, आ गया याद। अब याद आ रहा है? सोचो, बायोटेक का तो तुम्हारा शायद टेस्ट हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं हुआ ना अभी? नहीं हुआ मैम, अभी तो भी बहुत नहीं टाइम हुआ। समझी समझी बेटा, पढ़ो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम काफी सारी देखने वाले हैं यहाँ पे कि कौन कौन से जो माइक्रोब्स है वो एज अ एंटी पेस्टिसाइड काम कर सकते हैं, पेस्ट को मारने के काम में आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है बच्चों पार्टी, तो मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, अटेंडेंस भरो और फिर अपन क्लास लीव करते हैं, फिर अपन कल मिलते हैं, ठीक है? ओके, बाय 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 एवरीवन।